बुधवार को भारत के न्यायिक हिरासत में एक अहम फैसला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के एक युवक की इच्छा मृत्यु की मांग को स्वीकार किया है। गाजियाबाद में 31 साल का हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है और उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। परिवार इलाज करा पाने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने उसे पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान किसी भी इंसान से यह नहीं पूछता कि क्या उसे जीवन स्वीकार है, आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने 31 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ये देश में इस तरह का पहला मामला है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 13 साल से कोमा में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। हरीश फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गाजियाबाद हरीश राणा पर अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, हरीश के परिवार ने एक याचिका दाखिल करके इच्छा मृत्यु की अपील की थी। 13 सालों से हरीश बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देते हुए एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए ताकि जीवन रक्षक उपचार को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सके। यह प्रक्रिया इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सके। इस फैसले से खुश हरीश के पिता ने जजों को धन्यवाद दिया है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सारा शाम को बेटा भी आएगा। ये फैसला देना सर्वोच्च अदालत के जजों के लिए भी कम मुश्किल नहीं था। फैसला सुनाते समय कोर्ट का माहौल बेहद भावुक हो गया था और बेंच के जजों की आंखें भी नम हो गई थी। बेंच ने राणा के माता पिता को बेटे का लाइफ सपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट रोकने की इजाजत दी है। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखें भर आईं। फैसला देने से पहले बेंच ने अमेरिकन प्रीचर और हेनरी वार्ड बीचर और शेक्सपियर को कोट किया। अपने जजमेंट की शुरुआत में बेंच ने अमेरिकन उपदेशक हेनरी वार्ड बीचर को कोट करते हुए कहा, गॉड किसी इंसान से नहीं पूछते कि वह जीवन कबूल करेगा या नहीं। यह आपकी मर्जी नहीं होती, आपको इसे कबूल करना ही होता है। ऐसे में सिर्फ एक सवाल उठता है, कैसे? पिता खुश हैं कि कोर्ट ने उनकी अपील को सुना, उनके दुख को समझा और फैसला दिया। हमारी जो मैडम थी, उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारी, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से, दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है। तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए। हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। वो न कुछ बोल सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया था। डॉक्टर के मुताबिक हरीश के दिमाग की नसें पूरी तरह सूख गई हैं। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती।
दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना, मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे। तो हमें फ़ोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे। परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। कॉलेज में एक दुर्घटना के दौरान हरीश के सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद उसके ब्रेन को नुकसान पहुंचा था। तब से वही इसी हालत में है। हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उसी दौरान साल 2013 में अपनी पीजी की चौथी मंजिल से वो नीचे गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें लगी थी। तभी से हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर में है। लगातार 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन चुके हैं। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। हरीश के लिए ये स्थिति बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो चुका है। हरीश की मां निर्मला राणा भी बेटे के ठीक होने की उम्मीद खो चुकी हैं। उनके बाद उनके बेटे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मां कहती हैं कि उनके बेटे के साथ जो हो रहा है, भगवान न करे किसी और के साथ हो। ये फैसला तो परिवार वालों के मुताबिक ही आया है, लेकिन खुद से अपने बेटे की मौत मांगना भला किस माँ बाप के दिल को गवारा होता है। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा कुछ नहीं बोल सकते हम। हरीश के 1 महीने का मेडिकल खर्च कम से कम 25 से 30 हजार रुपए है। वेंटिलेटर, दवाइयां, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। हरीश के इलाज के लिए परिवार को दिल्ली में द्वारका में अपना घर बेचना पड़ा और अब वो गाजियाबाद के 2 कमरे के एक फ्लैट में रहते हैं। अशोक राणा ताज कैटरिंग में नौकरी करते थे और वहां से रिटायर होने के बाद अब उन्हें हर महीने 3600 रुपये पेंशन मिलती है। शनिवार और रविवार को गाजियाबाद के एक क्रिकेट ग्राउंड में सैंडविच और बर्गर बेचते हैं ताकि किसी तरह घर का खर्च और बेटे का इलाज चल सके। बीच में उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा था भी मैं भी बुजुर्ग हूँ, मैं इस बच्चे का खर्चा इस अवस्था में उठाने में बड़ा असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पापा भी जो है वो भी बेचारे अपना बेकरी का या पेस्ट्री का ऐसे काम करते हैं। उम्र भी उनकी काफ़ी है, तो वो अपनी उम्र की वजह से अपने को असमर्थता जाहिर उन्होंने की कि मैं नहीं कर सकता इस बच्चे का, तो या तो गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले या यूपी गवर्नमेंट इसका खर्चा उठा ले। तो उनकी बातों को कोई तवज्जो उस समय नहीं दी। इसमें मरीज लाइलाज बीमारी से पीड़ित होता है। लाइफ सपोर्ट इलाज को रोक दिया जाए, वेंटिलेटर, कृत्रिम जीवन सहायता हटा दी जाती है और प्राकृतिक तरीके से मृत्यु आने दी जाती है। कोई दवा और इंजेक्शन नहीं दिए जाते। ये फैसला डॉक्टर और परिवार की सहमति से लिया जाता है। परिवार की पहले से लिखी इच्छा देखी जाती है। लिखित इच्छा को लिविंग विल कहा जाता है। मैं भी गया था उनके पास, 2 मित्र भी गए थे, तिवारी जी हैं यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस के हेड। तो बातचीत हुई, तो दुख तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है क्योंकि इस चीज़ का उन्होंने संघर्ष किया, जो इंतजार किया इतना लंबा समय तक। अशोक राणा जी से कुछ बात हुई सर? क्या कहा उन्होंने? यही बताया कि आखिरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही रूप में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बता रहे थे दुख तो है लेकिन खुशी भी है, जिस चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे थे वो हमें सफलता मिली। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स को रिपोर्ट बनाने को कहा था, जिसके बाद एम्स ने भी हरीश को ब्रेन डेड बताया। यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बैठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद जज ने हरीश के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। पिता शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जज ने उनके दर्द को समझा। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी।
बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया। 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी और कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार भी है। ऐसे पेशेंट्स में कई बार जब पेशेंट ब्रेन डेड होता है तो हमें कई बार हमारे जो नॉर्मल हम टेस्ट करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर देखना या पल्स फील करना, वो कई बार हमारे टेस्ट में या हम वो फील नहीं कर पाते हैं। सो उस केस में पेशेंट फील होता है कि ब्रेन डेड है। तो इस केस में एज अ साइकेट्रिस्ट हम ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में कई बार उनको बिकॉज वो ब्रेन डेड थे या कई बार उनको ब्रेन में ठीक से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुआ था तो उनमें कई बार मेमोरी डिस्टर्बेंस हो सकता है या फिर उनको बेचैनी या घबराहट हो सकता है जैसे वो प्रॉपर अपने होश में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधार पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो और यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना न हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। डॉक्टर भी मानते हैं कि ऐसे केसेस में पेशेंट का ठीक होना पेशेंट के ऊपर ही निर्भर करता है। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से बुलाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए हैं। पहला, जब मरीज ने लिविंग विल लिख रखी हो, जिसमें मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो, जिसमें लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए यानी अगर वह अभी भी ठीक होने लायक न बचे तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा लिया जाए। इसके लिए मरीज की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी विल लिख सकता है। विल पर 2 गवाहों के सामने मरीज के हस्ताक्षर होने चाहिए और इस डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वेरीफाई होना चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता हो। इसी पूरी प्रक्रिया की जानकारी परिवार वालों को दी जाती है। दूसरा, जब कोई लिविंग विल न हो और मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं बनाता तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों का पालन करना होता है, जिसके मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है। 3 या 5 एक्सपर्ट का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो ये रिपोर्ट चेक करता है। दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हरीश राणा का मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐसा पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए नियम फॉलो हो रहे हैं। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो अब तक किसी भी मामले पर लागू नहीं हुए। हरीश का केस पहला मामला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है। हालांकि 2018 के अरुणा शानबाग केस ने पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार लीगल बनाया, जो 2018 के कॉमन कॉज केस का आधार बना था।
कॉमन कोज में गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर पैलेटिव स्टेट में है, कोई 100% नॉन मूवमेंट में है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाएगा, क्या डायरेक्शंस थे, वो गाइडलाइन दी गई थी। यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, पैसिव यूथेनेशिया। तब भी पैसिव ही था, पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है, और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है, और सारे देश के CMOs को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखें और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करें। इससे पहले 1971 में मुंबई के KEM अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर उनका रेप किया था। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोट की वजह से अरुणा कोमा में चली गई थी। उनकी हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई थी ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह तब कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले रही थी। उसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई थी। भारत में पैसिव यूथेनेशिया आमतौर पर एडवांस स्टेज कैंसर, स्थायी कोमा, गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या ब्रेन डेड जैसी स्थितियों में दी जाती है, जब डॉक्टरों की राय में मरीज के बचने की कोई संभावना नहीं होती और कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा, और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह हैं सब रिमूव कर दी जाएंगी, और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा, नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल। अब आपको बताते हैं दूसरे देशों में इच्छा मृत्यु को लेकर क्या कानून है। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है, जबकि वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया, कोलोराडो जैसे 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एड इन डाइंग यानी सहायता प्राप्त आत्महत्या अवैध है। रूस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथेनेशिया अवैध हैं। फेडरल लॉ नंबर 323 के आर्टिकल 45 के तहत इस पर रोक लगी है। अगर डॉक्टर यूथेनेशिया करते हैं तो उन्हें भी सजा हो सकती है। पाकिस्तान में यूथेनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सजा मिल सकती है। चीन में एक्टिव यूथेनेशिया को हत्या जैसा माना जाता है। सऊदी अरब में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध और पैसिव यूथेनेशिया कई शर्तों पर निर्भर करता है। इस्लामी कानून के तहत एक्टिव यूथेनेशिया हत्या माना जाता है, इसलिए ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक जैसे मिडिल ईस्ट देशों में यूथेनेशिया पूरी तरह से अवैध है। वहीं इजराइल और UAE में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध, तो पैसिव यूथेनेशिया अदालत के फैसलों पर निर्भर करता है। भारत के धार्मिक ग्रंथ महाभारत में भी इच्छा मृत्यु का जिक्र है। भीष्म पितामह को यह वरदान मिला था कि वो अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से चुन सकते थे। जब भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए पिता का विवाह सत्यवती से कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन से दूर रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। बाद में राजा शांतनु की मृत्यु के बाद पांडु राजा बने और फिर धृतराष्ट्र, लेकिन भीष्म पितामह गद्दी से दूर ही रहे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को जब बाण लगे तो वो अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। इच्छा मृत्यु यानी जीवन के असहनीय दर्द और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु चुनने का अधिकार। यह विषय सिर्फ कानून या चिकित्सा का नहीं, बल्कि संवेदना, नैतिकता और मानवता से जुड़ा गहरा प्रश्न है। जब जीवन पीड़ा का पर्याय बन जाए और उपचार की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब कई लोग इसे मुक्ति का रास्ता मानते हैं। हालांकि समाज और कानून के सामने यह चुनौती भी है कि जीवन की पवित्रता और मानवीय करुणा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसीलिए इच्छा मृत्यु पर बहस सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और गरिमामय विदाई की भी है। ये वही सोसाइटी है जिसकी 13वीं मंजिल पर हरीश राणा रहते थे। अब परिवार की याचिका के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। आपको बता दें, जब कोई मरीज दूसरे पर निर्भर होता है तब उसके हित में ध्यान रखकर फैसला सुनाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए परिवार वालों से बात करके ये अहम फैसला सुनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।